नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। झारखंड की सियासत से ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, यानी विश्वास मत जीत लिया है। प्रस्ताव पर हुए मतदान में सरकार के पक्ष में 48 सदस्यों ने मतदान किया है। मुख्य विपक्षी बीजेपी ने वोटिंग का विरोध कर वॉकआउट किया। विश्वास मत पेश करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। तो उधर बीजेपी दुमका में अंकिता सिंह को जिंदा जलाने का मुद्दा उठा रही है। विधानसभा की कार्यवाही करीब 2 घंटे तक चली, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो हेमंत सोरेन सरकार ने विशेष सत्र बुलाया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। यहां से बहुमत के साथ हेमंत सोरेन के सरकार का जो बीजेपी के विधायक थे वो सभी वॉकआउट कर गए। झारखंड में सोरेन सरकार ने विश्वास मत जरूर जीत लिया है, लेकिन विपक्ष का हो हल्ला हंगामा अभी भी जारी है। अंकिता की हत्या को लेकर ये पूरा आरोप प्रत्यारोप और राजनीति चल रही है इस समय झारखंड में। सरकार के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें 48 बनाम 0 मत प्राप्त हुए, यानी मुख्यमंत्री के पक्ष में 48 और उनके विपक्ष में 0 का मतलब 2 ही तरह का होता है, सहमति भी होता है, असहमति भी होता है। इसलिए इसको आप दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं। जो मतदान के पक्ष में उपस्थित नहीं रहते हैं, चले जाते हैं, वो एक तरफ से इनडायरेक्टली सहमति व्यक्त करना होता है। इसलिए सारे लोगों का सहमत है। सर, सवाल ये है कि ये इसकी जरूरत क्या महसूस की गई थी? इसका बिल्कुल जरूरत महसूस थी। आप कैसे इसका जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं? आपको हमने बताया, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के अंदर में राजनीतिक सौदागर और कुछ ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों ने राज्य का माहौल को इतना बिगाड़ा था। यहाँ आप एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के किसी भी व्यक्ति पर जाने के बाद एक संशय का स्थिति पैदा हो गया था कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। और इसी खबर पर एबीपी रिपोर्टर प्रशांत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आज विश्वास मत हासिल कर लिया है हेमंत सोरेन ने। हालांकि ये अभी तक समझ में नहीं आया कि इसकी जरूरत क्या थी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास मत हासिल कर एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश हेमंत सोरेन की। बिल्कुल, देखिए बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि जब न तो बीजेपी की तरफ से किसी विश्वास प्रस्ताव या बीजेपी अगर मूव करती तो अविश्वास प्रस्ताव मूव करती, या न ही गवर्नर की तरफ से सरकार को कहा गया था कि इस तरह का विश्वास प्रस्ताव सरकार ले, तो फिर इस तरह की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने कभी भी हेमंत सोरेन सरकार की बहुमत पर सवाल नहीं खड़ा किया है। सवाल हेमंत सोरेन की जो विधायकी है उसको लेकर है, क्योंकि एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया, जो पूरा मामला चुनाव आयोग के पास गया और चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिशें राज्यपाल को भेजी है और राज्यपाल को उस पर अंतिम निर्णय लेना है। तो बीजेपी यही आरोप लगा रही थी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब से कुछ दिन पहले जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में किया शोभना, उसी से शायद सीख लेते हुए या उससे क्यों लेते हुए हेमंत सोरेन ने भी ये दांव चला। और आज जो विशेष सत्र बुलाया गया था वो 2 घंटे से भी कम चला। उसमें कुछ लोगों ने अपना भाषण दिया और आखिरी में विश्वास मत के प्रस्ताव पर वोटिंग हुआ। 48 लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, मतलब 48 लोगों ने हेमंत सोरेन का समर्थन किया। लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि बीजेपी विधायकों ने पहले ही वॉकआउट कर दिया था, लिहाजा उन्होंने वोटिंग नहीं किया। प्रशांत, आप बने रहिए। और बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि एक नया चलन चल गया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे विश्वास मत हासिल किया, विपक्ष विश्वास प्रस्ताव लाता नहीं है, लेकिन सरकार अपना ही जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतते हुए दिखाती है, शक्ति प्रदर्शन करती है। दुमका से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दुमका पहुंची टीम ने पीड़ित अंकिता के परिवार और आदिवासी युवती के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। तो अंकिता और आदिवासी लड़की के घर वालों से मिली राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम। दुमका पहुंची आज ये टीम और पीड़ित अंकिता के परिवार से और आदिवासी युवती के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और जमकर फटकार लगाई प्रशासन को, उनके अधिकारियों को। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की टीम दुमका पहुंची। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंकिता के परिवार से मुलाकात की, आदिवासी महिला के घर पहुंची ये टीम
और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जिस तरीके का रवैया रहा, लेके आ रहा है सर। कौन गया है? गया है आपका ये है सर, वो जाम में बैठे हुए थे सर। कहाँ जा रहे हैं? सारे जानवर को मिले हैं सर। इधर श्री अमला जो है आइयो गए दोनों केस के कर रहे हो 12:30 बजे हमको खत्म कर लेने दो बेटा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहाँ है आपके अभी? आप लोग बेवकूफ समझ रहे हो आयोग को? 2 मिनट में बुलाइए। नहीं तो आपके डीसी कहाँ है आपके? आ रहे हैं सर। नहीं डीसी सर है सर, आ गया एसपी सर बुलाइए दोनों को। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2024 के लिए राजनीतिक दलों की दौड़ भाग अभी से शुरू हो चुकी है। पटना में कल जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में नीतीश विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव से मिलने उनके घर पहुंचे और शाम में राहुल गांधी से मुलाकात होनी है नीतीश कुमार की। तो 2024 को देखते हुए इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो मोदी को हराना मुमकिन है। और इसी को अंजाम देने के लिए, इसी को अमली जामा पहनाने के लिए नीतीश कुमार देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। वो दिल्ली जो कि सत्ता का केंद्र कही जाती है। शाम में राहुल गांधी से मुलाकात होनी है नीतीश कुमार की। लालू यादव के घर पहुंचे। इस दौरे को शुरू करने से पहले वहां लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की। आगे की रणनीति पर जरूर चर्चा हुई होगी। और अब राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तमाम और भी विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात होनी है नीतीश कुमार की। तो उनका ये दौरा कितना सफल रहता है ये तो समय बताएगा, लेकिन 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बात करके अब फिर जाएंगे। लौट करके जब आवेंगे तो उसके बाद आप लोगों से फिर बतियाएंगे। ताकि कोई सब बात तक चल सकते हैं। बात क्या हुई? हमारी इनकी बातचीत क्या, हम लोग तो एक ही विचार के बड़े भाई से मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए। ना वो एक ही बात, हम लोगों का आपस का राय एक ही है और वही सब चीज के लिए हम भी जा रहे हैं दिल्ली। सब लोगों से मुलाकात होगी। वही सब बात है कि हम लोगों की तो एक ही ना है, इसलिए आपस का तो बातचीत हमेशा रहना है ना, कि कहीं भी कोई बात है वैसे ही ऐसे ही आ रहा है। तो सर राहुल गांधी से आज 6 बजे का समय फिक्स हुआ है मिलने का। आज मिलेंगे। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं लालू यादव से अपनी मुलाकात को लेकर कि हम दोनों की राय एक ही है। उधर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि मिशन 2024 के लिए अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कोई बात नहीं है। नीतीश का मकसद महागठबंधन समेत तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा है। 2-3 दिनों तक जो है दिल्ली में कई नेता हैं, मुलाकात करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से साफ ये कहा है कि भाई, और ललन सिंह जी ने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं, साफ तौर पे कहा है कि नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में सबको एकजुट करना है। और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बीच जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। ललन सिंह का कहना है कि देश में यूनाइटेड फ्रंट बनेगा। ललन ने यह भी कहा कि ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं। तो सुनिए प्रकाश कुमार से खास बातचीत में ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी बात करने के लिए है। ललन जी, आज तो आप लोग चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से भी मिलेंगे, लेकिन पिछली बार आप लोगों ने पुरजोर कोशिश की थी, पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि आप लोग विलय के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन मामला जमा नहीं था। इस बार आपको क्या उम्मीद है? देखिए, आप उसको पूरे तौर पर ये में नहीं कह सकते हैं कि असफल हो गया था, मामला नहीं जमा था, इसलिए कि हम लोग उसमें बिहार में 2014 में ही जो महागठबंधन बना और उसी का परिणाम था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की विधानसभा में 42 आम सभा किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
कि कोई विधानसभा के, राज्य के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री इतनी आम सभा किए हों। सीट कितनी आई? 53। तो हम सफल हुए थे। 2014 में भी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया था वो सफल हुआ था, और जो हम 2015 के चुनाव में जो सफल हुए थे उसी तर्ज पर इस बार 2024 के चुनाव में भी हम सफल होंगे। पर सवाल ये उठता है कि ये सफलता तो बिहार में आप विधानसभा चुनाव में आपने दिखाया था, तब आपके साथ लालू यादव भी थे, कांग्रेस पार्टी भी थी, इस बार भी बिहार में वो है, लेकिन पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर ये कैसे संभव है? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि एक दूसरे के खिलाफ है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां वो खिलाफ है। देखिए, जो राज्य की स्थिति है वो अलग है, लेकिन देश में, लेकिन वो सभी लोग जो अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, सभी दल। तो इसलिए वो केंद्र में और लोकसभा के चुनाव में वो कठिनाई नहीं आएगी। वो कठिनाई इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि अभी तेलंगाना के सीएम आए थे, वो कांग्रेस के खिलाफ हैं, वो सीधे तौर पर जो लेफ्ट पार्टी या सबके साथ जाने की बात होती है, तो ये अड़चन तो है। इस अड़चन को आप ठीक करने के लिए क्या रूपरेखा है? कोई ताला ऐसा बना है जिसका चाबी नहीं हो? हर ताले की चाबी है। आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात आपने की, वो भी पटना आए थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी बोला क्या? नहीं कहा। आप लोग बुलवाना चाह रहे थे उनसे, तब भी वो नहीं बोले। तो ये आप संकेत समझ लीजिए कि 2024 का आगाज है। ये संकेत है कि आपकी जितनी भी संभावनाएं हैं वो निर्मूल साबित होंगी। इस बार जो नीतीश जी जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली में मुलाकात होनी है सभी राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं से, तो क्या 2024 की रूपरेखा पहली मुलाकात में बात होगी या फिर किस आधार पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी तो आधार बनेगा ना, हम लोग को अभी तो आधार तैयार होगा ना। हम लोगों का ये मानना है कि सभी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और एक प्लेटफॉर्म पर अगर वो इस देश को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करना चाहते हैं तो, और इसलिए, और हम समझते हैं कि अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं और या जो राष्ट्रीय पार्टी है वो सभी इस देश को भाजपा से मुक्त करना चाहते हैं और सभी एक मंच पर आएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, 9 अगस्त के निर्णय के बाद अलग अलग नेताओं का, अलग अलग राज्य के नेताओं का फ़ोन आया था उनको, सबों ने मिलने की इच्छा व्यक्त की थी और इसलिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, सबसे मिलेंगे। इसके पहले भी जो कोशिश हुई है तो दो तरह से बातें आई हैं। एक थर्ड फ्रंट बना है और थर्ड फ्रंट बना करके नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी, तो इस बार क्या थर्ड फ्रंट भी बनाया जा सकता है? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार के दौरे को लेकर जेडीयू का क्या दावा है, उधर बीजेपी कैसे हमलावर है, और इधर अगर बारिश की बात करें तो बारिश की मार से लोग देश में बेहाल हैं। बाढ़ से कई लोगों की जान जा चुकी है, वहीं इंसानी चूक और लापरवाही भी लोगों की जान ले रही है। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है, जबकि 6 घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, आग लगने के पीछे होटल की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। होटल बनाने में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था, होटल में इमरजेंसी एग्जिट का कोई इंतजाम नहीं था। फायर ब्रिगेड और एलडीए की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने सिर्फ नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी, जबकि एलडीए ने ऐसे निर्माण को मंजूरी कैसे दे दी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के कामकाज के तरीके को लेकर बड़े सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। इस आग के बाद 4 लोगों की जान चली गई है। फायर डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक नोटिस दे दिया था और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। लापरवाही की दूसरी तस्वीर मोहाली की है, जिसमें झूला गिरने से 16 लोग घायल हो गए।
एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेला प्रबंधक मुकेश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मोहाली पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। कल रात झूला गिरने से 16 लोग जख्मी हुए थे। डराने वाला मंजर था। लोग पहुंचते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। बच्चों छोटे छोटे झूले पर सवार थे और ये झूला अचानक से धम होकर गिर पड़ा था। तो मोहाली में झूला गिरने की घटना पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेला प्रबंधक मुकेश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है लापरवाही का। ये देखिए तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस झूले के गिरने से 16 लोग जख्मी हुए थे। मेला आयोजकों के खिलाफ अब ये केस दर्ज कर लिया गया है। मोहाली में ये मेला आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पूरे के पूरे परिवार का इतवार का दिन था पहुंचे थे। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जगविंदर, जो मेले के आयोजक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना ही था। जिस तरीके की लापरवाही बरती गई लेकिन क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले में? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन शोभना, सवाल ये नहीं है कि मेला प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जो एनओसी देते हैं, उनके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद ये मेला लगता है। और जो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी एक्टिविटीज वहाँ हो रही हैं वो सुरक्षित है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। जिला प्रशासन प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज करके कैसे बच सकता है? जिन लोगों को ये चेक करना था, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग थे, वो कैसे कसूरवार नहीं है? गलती तो उनकी भी है। उन्होंने आखिरी बार कब इसको चेक किया था? क्या एनओसी देने के बाद यूं लोगों की जान जोखिम में डाली जा सकती है? ऐसे कई बड़े सवाल हैं कि केवल एक प्रबंधक पर जिम्मेदारी ना डाली जाए। जो इतना बड़ा दशहरा ग्राउंड में मेला लगाया गया था, उसके आयोजन के लिए जहां जहां से परमिशन ली जाती है, उनकी क्या ड्यूटी बनती है? वो उन सब लोगों के खिलाफ भी विभागीय जांच बनती है। लिहाजा जो 16 लोग जख्मी हुए थे उनमें 3 पीजीआई में है। हालांकि सबकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह की ये घटना थी, मुझे लगता है कि लोगों की सुविधा के लिए जो चीजें लगाई जाती हैं फेस्टिवल सीजन में, लोग तो उनकी तरफ जाते हुए भी डरेंगे। तो प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई लापरवाही ना हो। उसके लिए क्या कड़े कदम उठाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जगविंदर पटियाल कि सिर्फ मेला आयोजक नहीं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तमाम इंतजामों को एनओसी दी थी। आगे बढ़ेंगे मातृभूमि में। देश में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश बड़ी मुसीबत बनी हुई है। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। तो वहीं बीती रात हुई भारी बारिश के बाद आईटी शहर बेंगलुरु में जगह जगह जलभराव है। इसके कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। सरकार की ओर से इतनी बारिश के बाद भी स्कूल कॉलेज को छुट्टी नहीं दी गई है। वहीं कुछ आईटी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये स्मार्ट सिटी बेंगलुरु की तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रही हूँ आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार जो है वो लगभग 3/4 डूब चुकी है। निकालने की कोशिश चल रही है। विप्रो का जो दफ्तर है उसमें पानी घुस गया है। वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए कुछ आईटी कंपनीज के द्वारा। बीती रात हुई बारिश ने बेंगलुरु में 225 करोड़ का नुकसान किया है। 8 साल में पहली बार इतनी भारी बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहीं कई लेक बेड पर बने बड़े बड़े लेआउट्स और अपार्टमेंट्स इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। किस तरीके की ये टाउन प्लानिंग है, किस तरीके से पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है कि बारिश हुई नहीं कि इस तरीके से जल जमाव, जल भराव और हजारों लाखों लोगों की दिक्कतें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सरजापुर रोड, ORR, डूडकेनाहल्ली, HAL यमलूर में रोड पानी में डूबी हुई हैं। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से 225 करोड़ का लॉस आईटी कंपनीज को हुआ है। बेंगलुरु में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव देखा जा रहा है। आईटी सिटी बेंगलुरु इस वक्त पूरी तरह से मानो पानी में डूबी हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे जो ये पानी का बहाव देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं बल्कि बेंगलुरु की वो सड़क है जो कि आईटी कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है। ये आउटर रिंग रोड है और यहाँ पर आप अगर जल भराव देखेंगे तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कल बीती रात जो है कितनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है। और इस के कारण जो है जो गाड़ियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी तस्वीरों में, उन्हें जो है यहाँ से जाना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। कम्यूटर्स जो है वो काफ़ी मुश्किल का सामना इस वक्त करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं आउटर रिंग रोड की इको स्पेस के पास, जहाँ पर पानी जो है वो इतना ज़्यादा भर चुका है कि लोगों के लिए ये एक मुश्किल का सबब बन गया है। वहीं अब आपको अगर इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं, अपने कैमरामैन प्रसन्ना कुमार को कहूँ कि आपको तस्वीरें दिखाएं, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ भी इसी तरह से जो आपको ये तस्वीरें दिखाई देगी कि फ्लाईओवर के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रैफिक जो है इस पानी के कारण आपको इस वक्त दिखाई देगा। गाड़ियाँ जो है वो एक एक करके पानी से होते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रही है। तो ये तस्वीरें हैं बेंगलुरु के
IT सिटी बेंगलुरु की, जहां पर पानी का जल भराव जो है वो लोगों के लिए हर दिन की समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो इको स्पेस के पास जो है इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देगी। और बावजूद इसके जो है अभी तक कोई भी एक्शन जो है वो नहीं ली गई। हालांकि लगातार जिस तरह से मीडिया में ये कवरेज आ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर जो है वाटर जाने की जो ज़रूरत है उसका जो है काम अब शुरू होने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है वो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हुए, सिर्फ इसलिए कि वो भी यहाँ पर किस तरह से ये पानी भरा हुआ है उसे देखने के लिए मानो यहाँ पर लोग जो है वो जमा हुए हैं। और अब आपको हम आगे की अगर तस्वीरें दिखाएं तो आपको हम दिखाएंगे टॉप एंगल से कि किस तरह से ट्रैफिक जो है एक तरफ तो धीरे धीरे एक एक करके गाड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जहां पर आप देख सकते हैं ये भी आउटर रिंग रोड की द अदर साइड ऑफ द रोड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो कम से कम 5 किलोमीटर से भी अधिक का ट्रैफिक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कोई भी जो है अगर पैदल चल के आता है तो वो शायद जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन गाड़ियों में बैठा व्यक्ति जो है वो जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह के ये हालात जो है वो बारिश के बाद बेंगलुरु में इस वक्त दिखाई देते हैं। हम खुद 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पैदल के जरिए जो है यहाँ तक आए हैं, यानी इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल हर कम्यूटर के लिए यहाँ पर है, जो अपनी गाड़ी भी नहीं छोड़ सकता है और घंटों तक यहीं पर इंतजार उनको करना पड़ रहा है। तो इस बार जो बेइंतहा बारिश हुई है, तमाम बड़े शहरों से लगभग ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जो हाल बेंगलुरु का है वही हाल मध्य प्रदेश में भी है, वही हाल राजस्थान में भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।